7 जनवरी 1953 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जॉन आर्चिबल्ड व्हीलर ट्रेन की टॉयलेट में पाँव की उंगलियों पर खड़े होकर अगले दरवाजे के क्यूबिकल में झांकने की कोशिश कर रहे थे, जहां एक आदमी वही कर रहा था जो अमूमन ऐसी जगहों पर लोग किया करते हैं कि जो एक बड़ी ही खुशो-खुर्रम शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। इस हरकत की वजह से काफ़ी बदनामी हो सकती थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और अमेरिकी साइंसी बरादरी में उनकी एक बावकार पोजीशन थी जो कि इस स्कैंडल से तबाह हो सकती थी, लेकिन उस वक्त उनका ख्याल इस तरफ था ही नहीं। अगर वो किसी बाथरूम में झांकते हुए पकड़े गए तो होगा क्या, वो इससे कहीं बड़ी फिक्र में थे। उनका ध्यान नीचे टॉयलेट सीट पर बैठे शख्स पर नहीं था, बल्कि उसके साथ वाली दीवार पर था, जहां टॉयलेट सिस्टम के पाइप्स के पीछे एक एनवेलप फंसा हुआ था। इस एनवेलप में दुनिया का सबसे बड़ा राज था और व्हीलर को उसे ही वापस लेना था, जो कि भुलक्कर साइंटिस्ट चंद मिनट पहले ही इसे क्यूबल में रख के भूल गए थे। 41 साला व्हीलर, जिन्हें इनके दोस्त जॉनी के नाम से पुकारते थे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की एक अहम शख्सियत थे, जिसने जंग के दौरान पहला एटम बम तैयार किया था। वो उस रोज रात की ट्रेन लेके वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के नुमाइंदों से मिलने और प्रोजेक्ट के मुतालिक बात करने के लिए गए थे। लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि वो अब कैपिटल में है, इसलिए ज्वाइंट कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी के साथ भी अपने कुछ ज़ाती तौर पर हाइड्रोजन बम पर अपने व्यूज़ दें। उन्होंने वो 6 सफ़ों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट जो उन्हें भेजी गई थी और जिनमें हाइड्रोजन बम की तैयारी की सारी तफसीलात मौजूद थी, एक एनवेलप में डाली और अपने साथ रख ली। ये बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला नया और खौफनाक हथियार उस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास था। रात को उन्होंने डॉक्यूमेंट को निकाला और उसे पढ़ा और नोट्स लिए। सुबह जब वो जागे तो वो डॉक्यूमेंट्स को कमरे में छोड़ने के बजाय अपने साथ ही वॉशरूम ले गए और भुलक्कर जी वहीं भूल के आ गए। लेकिन जब उन्हें ये याद आया कि वो डॉक्यूमेंट्स वॉशरूम में लेकर गए थे जहां अब कोई और घुस गया, जब उन्होंने देखा कि वो आदमी वॉशरूम से बाहर निकल रहा है तो वो तेज़ी से अंदर गए, डॉक्यूमेंट पकड़ा और इस इत्मीनान के बाद कि और डॉक्यूमेंट तो उनके पास है, अपने कैबिन में वापस आए और सूटकेस पैक करने लगे। अब जब सारी तैयारी हो गई तो उन्होंने आखिरी मर्तबा डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जब एनवेलप खोला तो हाइड्रोजन बम से बड़ा बम उनके ऊपर गिर गया, जब उन्हें ये पता चला कि उस एनवेलप में सिर्फ एक नॉर्मल सा पेपर है और हाइड्रोजन बम के मुतालिक रिपोर्ट सिरे से ही गायब है। इसके बाद एक बेचैन तलाश शुरू हो गई। गाड़ी की बर्थ को देखा, पूरे डब्बे की तलाशी हुई, हत्ता कि वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन के कमरों और रेस्टोरेंट्स को भी देखा गया ताकि इनके साथ सफ़र करने वाले किसी साथी मुसाफिर की ही आइडेंटिटी हो सके। लेकिन ये सब बेकार साबित हुआ और छूटते ही व्हीलर को सबसे पहले यही ख्याल आया कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी सोवियत एजेंट ने चोरी कर लिया है। अब उनके पास ज्वाइंट कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी को अपने नुकसान की इत्तला देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके फ़ौरन बाद कमेटी के 3 अरकान डॉक्यूमेंट्स की तलाश में मदद देने के लिए स्टेशन तो पहुंच गए। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ये तल्ख हकीकत तस्लीम करनी ही पड़ी कि भाई डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं और इसके बाद वाशिंगटन में FBI के दफ्तर को इसके मुतालिक बताया गया। 5 हफ्ते तक इसकी तहकीकात चलती रही, लेकिन कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। दरअसल ये डॉक्यूमेंट अमेरिका थर्मोन्यूक्लियर हथियार का एक कामयाब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। इसने इससे पहले इसकी एक छोटी किस्म का एक्सपेरिमेंट नवंबर 1952 में किया था, जिसका कोड नेम आईवी माइक था। इससे ये भी पता चलता है कि थर्मोन्यूक्लियर हथियारों की कई इकसाम थी, इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अमली इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार थे। व्हीलर ने तफ्तीश करने वालों को बताया कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में सुपर फ्यूजन बम बनाने के बारे में टेक्निकल तफसीलात भी मौजूद थी, यानी कि लिथियम 6 और कंप्रेशन इसके लिए मददगार थे। उनका ये ख्याल था कि की इंग्रेडिएंट के तौर पर लिथियम 6 का जिक्र सोवियत यूनियन की दिलचस्पी बढ़ा सकता है, लेकिन उन्होंने FBI की तफ्तीशकारों को बताया कि ताबकारी मवाद के फटने का क्वालिटेटिव आइडिया सबसे अहम इंफॉर्मेशन है और ये सोवियत एटमी साइंटिस्ट के लिए अहम इंफॉर्मेशन हो सकती थी। व्हीलर पहले ही कई मरतबा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुतालिक काफ़ी लापरवाही कर चुके थे, लेकिन किसी को कभी ये शक नहीं हुआ कि वो भी तो सोवियत जासूस हो सकते हैं। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान हाइड्रोजन बम के डॉक्यूमेंट्स लापता होना बड़ी अजीब सी बात है। पहले ही 2.5 साल से कोरिया की जंग जारी थी और इसके ख़त्म होने के तो कोई आसार नज़र आ नहीं रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन बम के डॉक्यूमेंट्स उस रात जब व्हीलर की आंख लग गई थी, उनके हाथ से फिसल कर किसी तरह ट्रेन के ढांचे, सामान, बिस्तर में गायब हो गई हो। लेकिन जब सदर आइजनहावर को 1 महीने के बाद अपनी कौमी सलामती कौंसिल में डॉक्यूमेंट्स की गुमशुदगी का इंकशाफ करने का काम सौंपा गया, तो उनमें से ज़्यादातर को यकीन था कि ये सोवियत यूनियन के एजेंट्स का ही काम है। मशरक़ी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले FBI के एजेंट्स ने सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू किया, मीलों तक रेल की पटरियों और दर्जनों रेल कारों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार तलाश ख़त्म हो गई और आइजनहावर ने अब दूसरे अहम मामलात की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे अहम मामला कोरिया में जंग ख़त्म करने की कोशिश थी।
और जहाँ तक जॉनी व्हीलर का ताल्लुक है, उन्हें सिर्फ एटॉमिक एनर्जी कमेटी के चेयरमैन ने झाड़ पिलाई थी। वो हाइड्रोजन बम प्रोजेक्ट के लिए सरमाया थे, इसलिए इन्हें इसी तरह से निकाला तो नहीं जा सकता था। लेकिन इन सब में एक बात बड़ी अजीब है। डॉक्यूमेंट के गुम होने के सिर्फ 7 महीने बाद यानी कि अगस्त 1953 में सोवियत यूनियन ने शुमाल मशरिकी काजाकिस्तान में अपने प्रोटोटाइप हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट किया। तो लगता तो ऐसा ही है कि ये काम सोवियत यूनियन के एजेंट्स का ही था।